एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर किया है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसके पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। वैसे ये आज का लेक्चर उसके साथ इतना ज़्यादा भी लिंक नहीं है, बस वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ख़त्म किया था। चार्जेस क्या होते हैं, इन बिटवीन द टू सेम चार्जेस रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन होता है। ये सभी बातें, बेसिक बातें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर की थी। मतलब पूरा थियोरेटिकल लेक्चर है, वैसे नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज का लेक्चर जो होने वाला है बच्चों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब JEE में, नीट में, CET में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी चाहे तो सेपरेट नोटबुक बना के फॉर्मूले उसके अंदर लिखा करो, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सभी फॉर्मूले एक ही नोटबुक में मिल जाएंगे और आप लोग आसानी से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आज का लेक्चर ख़त्म होगा, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी है, जिनको JEE नीट देनी है, वो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे। कूलम्स लॉ ख़त्म होने के बाद आप तुरंत उसके ऊपर क्वेश्चंस, MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट के ऊपर सर्च करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस होगी बच्चों, उतना ज़्यादा आपको टॉपिक ईजी लगेगा। और हो सके तो हर एक टॉपिक का राइटिंग प्रैक्टिस करते चलो। नोटबुक या पेन लेके बैठो, नोटबुक या पेन लेके वहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा बार बार आप राइट करोगे उस टॉपिक को, उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा और अच्छे से आपको याद भी रहेगा। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो चार्जेस के बीच में, मैंने आपको क्या बताया, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया, देखो एक बार मैं आपको बता दूं। लास्ट लेक्चर में चार्जेस क्या होते हैं इसकी हमने बात की थी। मतलब जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों में फ्रिक्शन होता है, और इस दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट केस। तो इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बॉडी में ट्रैवल करेंगे तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया उसके पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, मतलब उसमें निगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो वो बॉडी चार्ज अप हो गई। और जैसे ही जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो उस बॉडी के पास अभी पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज अप हो गई। तो ऐसे दोनों बॉडीज के अंदर इम्बैलेंस होने की वजह से चार्ज डेवलप होता है। तो दो टाइप्स के चार्जेस हमने देखे थे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। When two charges come close to each other, मतलब मान लो मैं प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस प्लस क्यू चार्ज, दोनों भी प्लस क्यू चार्जेस है। दोनों प्लस क्यू चार्जेस को जब मैं एक दूसरे की ओर लेके आती हूँ, मतलब जब हम उनको क्लोज लेके आते हैं, तो वो दोनों चार्जेस सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन करते हैं। जैसे कि मैग्नेट होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस हो रही है। अगर मैं दो चार्जेस, सेम टाइप के चार्जेस, चाहे वो माइनस क्यू क्यों ना हो, चाहे वो माइनस क्यू हो, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं जब उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। एंड अगर एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसका मतलब बच्चों, दो चार्जेस के अंदर कोई ना कोई फोर्स अवेलेबल है। तो कूलम्स ने इसके ऊपर एक लॉ बनाया था। मतलब ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, रिपल्शन को कैसे फाइंड करना है, इसका एक फॉर्मूला कूलम ने इन्वेंट किया था। वो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आसानी से ये चार्जेस के अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं।
तो बच्चों लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है वो आपको 11-12 दोनों ईयर के लिए लगने वाला है, इसीलिए ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट तो मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल अभी मैं आपको पहले उसका डेरिवेशन बताती हूँ, क्योंकि डेरिवेशन अगर आपको याद रह गया तो स्टेटमेंट आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। तो देखो कूलम सर ने क्या कहा था, पहले उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे मैं दो चार्जेस लेती हूँ, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2, Q1 एंड Q2। थोड़ा इधर डायग्राम निकाल दे, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दूंगी आपको। ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच में मान लो कोई तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, F नाम का फोर्स हम लोग मान के चलते हैं। मान लो ये दोनों चार्जेस सेम है, ऐसे मान के चलते हैं, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा F से, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा F से, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऐड करेंगे एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली। अब इन दोनों चार्जेस को मैंने क्या कहा, इन दोनों को चार्जेस को हमने r जितने डिस्टेंस पे रखा है ऐसे हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, कूलम्ब्स ने सर्च देखा, ऑब्जर्व किया एंड कंक्लूड किया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहली तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पहला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो उसने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है वो इंक्रीज होता है अगर मैं चार्ज का वैल्यू बढ़ा दूँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करूँ। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दो चार्जेस का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर इनका प्रोडक्ट में बढ़ा दूँ, मतलब वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, वैल्यू अगर कम होगी तो फोर्स भी कम होगा। दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड force is inversely proportional to square of the distance between them. If distance increases, obviously देखो मैग्नेट जैसे हम नज़दीक लेके आते हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज होता है, डिस्टेंस डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगा, इंक्रीज होगा, और जितना मैं डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो फोर्स कम हो जाएगा और एक लेवल पे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस एंड डिस्टेंस डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, दैट मीन्स इट ओबेज, इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं इसको बच्चों, याद रखो, आगे जाके मैं इसको आपको यूज करने वाले हम लोग, इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब कूलोम्स लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। स्क्वायर से अगर मैंने डिस्टेंस 2 से इंक्रीज किया तो फोर्स जो है वो 4 से कम होगा, डिक्रीज होगा, स्क्वायर से कम होता है। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अभी अगर मैं इसको कंबाइन लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटा दें तो यहाँ मुझे कांस्टेंट लेना ज़रूरी है, तो F इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट जो है बच्चों वो हम K से डिनोट करने वाले हैं यहाँ पे, और K की कुछ अलग वैल्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगी, दैट इज K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों अभी इसका स्टेटमेंट देखते हैं, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, यहाँ हम पॉइंट चार्ज की बात करने वाले, जो एक चार्ज है जिसको हम एज बहुत छोटा मानने वाले, मतलब पॉइंट की तरह मानने वाले। डिस्टेंस बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, देखो कैसे लिखना है स्टेटमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. Along, ये फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, along the line joining between the two charges,
ये दोनों देखो यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों का अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ऐसे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। आया समझ में? तो बच्चों इसी का स्टेटमेंट आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो कैसे लिखना है स्टेटमेंट ऑफ द कूलोम्स लॉ। द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between the 2-point charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the charges। ओके अब देखो ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे सबसे पहले। एक्सप्लेनेशन में चाहे तो आप डायग्राम भी निकाल लो, है ना। कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 ओके। उसके बाद ये डायग्राम निकालो। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डिपेंड्स ऑन, ऐसे लिखो, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और कैसे डिपेंड करता है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एंड देन हम लोग इसका फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। बच्चों अब बात करते हैं इस के की। ये के क्या है? देखो यहाँ पे, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकालो। अब के को मैं थोड़ा यहाँ पे इलाबोरेट करती हूँ। के को हम क्या लेते हैं, कैसे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये के क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ f का फॉर्मूला हमें क्या मिला? f इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो स्टूडेंट k is what here? k is called as constant of proportionality। ये क्या है यहाँ पे? constant of proportionality। और ये कितना होता है पता है आपको? देखो इसकी वैल्यू होती है proportionality, इसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है ये आपके लिए अलग सिंबल होगा। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, 10 से अभी 11th में आए तो उनको नहीं पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। बच्चों एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या? अभी देखो यहाँ पे जो दो चार्जेस मैंने रखे, मान लो इस एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हमने, वही चार्जेस को उठा के मैं वाटर में भी रख सकती हूँ, उनको उठा के मैं दूसरे कोई मीडियम में भी रख सकती हूँ। मतलब चार्जेस कौन से मीडियम में है ये तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट उसी मीडियम की वैल्यू होती है। जैसे कि मान लो आपको किसी के घर में रहने के लिए जाना है तो ऑब्वियसली आप थोड़ी ना अपना सामान लेके डायरेक्टली उसके घर में डाल दोगे, नहीं ना। आपको पहले उसकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी। किसी के घर में जाना है आपको रहने के लिए, आप क्या डायरेक्टली बैग उठा के उसके घर में रहने के लिए जाते हो क्या? नेवर। हम क्या करते हैं, पहले परमिशन लेते हैं। वैसे ये चार्जेस जिस मीडियम में होते हैं उस मीडियम की परमिशन लेना, क्योंकि ये चार्ज वहाँ पे रह के अपना फ्लक्स प्रोवाइड करने वाले, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली वो मैटर, वो जो मीडियम है
उसका इफेक्ट तो होगा इनके ऊपर, तो ऑब्वियसली उस चार्जेस का, उस मीडियम का कुछ तो भी परमिटिविटी बनता है, परमिशन, जैसे परमिशन लेते हैं वैसे ये परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है इट इज़ द परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब अपना एयर, आप एयर में रखोगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम का परमिटिविटी। वैसे दूसरे मीडियम का भी परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। एंड बच्चों इसका वैल्यू कितना होता है पता है क्या, एप्सिलॉन नॉट का, ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, इट विल नेवर चेंज, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये किसका, वैक्यूम का, फ्री स्पेस का। तो इतना परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस के लिए। अभी अगर ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूँ ना तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ मुझे 4 पता है, पाई की वैल्यू 3.14 पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 हमें पता है। अगर ये सभी वैल्यूज पुट करके मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू मुझे मिलती है, कितनी मिलती है पता है, 9 इंटू 10⁹। यहाँ इसका यूनिट क्या है, कूलोम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये डिवाइड बाय टर्म है, रेसिप्रोकल लूँ तो मैं इसका मुझे वैल्यू मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ये जो वैल्यू है ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार हमें ये वैल्यू यूज़ करना है, सो इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को, अब ये लॉ हम लोग रिप्लेस कर देंगे, देखो इसका फॉर्मूला अभी क्या बन जाएगा जो कि हमें बहुत बार यूज़ करना है। F इज इक्वल टू होता है, K की जगह पे मैं पुट करूंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट करो इसको, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको बहुत बार यूज़ करना है। दिस इज कॉल्ड एज कूलोम्स फोर्स, इसको कूलोम्स फोर्स भी कहा जाता है, इसको और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहा जाता है, ओके। तो ये फोर्स हमें कहाँ मिलेगा बच्चों, जहाँ एटम है, एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बीच में यही फोर्स है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है दोनों के बीच में यही फोर्स है। एवरीवेयर, हर जगह पे हमें ये फोर्स देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्योंकि पता है हर एक सब्सटेंस में एटम होता है, एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको सबको पता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, तो इन सब दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, लेकिन ये जो फोर्स है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और तो और ये लाइन ऑफ जॉइनिंग में एक्ट होता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है कि दैट फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। यहाँ पे चाहे तो स्टेटमेंट के अंदर ही आप लोग इसको स्टेटमेंट के अंदर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्टिंग अलोंग, यहाँ पे लिख दो चाहे तो, है ना, स्टेटमेंट के अंदर भी मैं आपको लिख के देती हूँ, एक्टिंग along the line of joining the two charges। बच्चों स्पेस नहीं रहा, एक मिनट है, ये काम करते हैं हम लोग इसको, लाइन ऑफ जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए, बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। फिर उसके नीचे लिखो आप फोर्स
is depends on first magnitude of Q1 and Q2 and यहाँ पे सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। उसके आगे फिर ये इसको आप लोग कंटिन्यू करो, बट ये स्टेटमेंट है, इतना स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। बच्चों अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया था ना परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब उसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग टच करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, और उसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों 12th में हम लोग एक टॉपिक स्टडी करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको ये बेसिक में उन्होंने 11th में ही ये टॉपिक डाला है ताकि आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर सको। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या, देखो परमिटिविटी को कंपेयर करना, मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और वाटर है या फिर कोई दूसरा मटेरियल मीडियम है उसकी परमिटिविटी है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, उसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको और एक दूसरा नाम है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसको क्या कहा जाता है पता है क्या, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोला जाता है इसको, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ओके, हाँ ये भी बोला जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या कि एक तो हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी भी मैंने आपको बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद एप्सिलॉन मैंने आपको बताया, एप्सिलॉन क्या होता है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला जाता है, अदर मीडियम की परमिटिविटी को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऐसे बोलो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। तो इन दोनों का रेशियो लेना मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, absolute permittivity of medium to the permittivity of free space और वैक्यूम, ओके। मतलब क्या, इसको डिनोट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, ये तो इसकी एक डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन है वो भी मैं बता देती हूँ, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर से रिलेटिव परमिटिविटी और के से, ओके। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो बच्चों एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होता है। तो एप्सिलॉन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ के इंटू एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको नोट डाउन करना है जल्दी से। अपना नोटबुक एंड पेन लेके बैठे और खुद की नोट्स बनानी है सब लोगों ने। अच्छे से नोट्स मेंटेन करो, जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दिमाग में आपके फिक्स्ड होगा। तो बच्चे ये इसका और एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ, इसको और कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखने के बजाय मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ बेटर वे। देखो इसको और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, किसका, फोर्स का यूज करके। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने
एप्सिलॉन मतलब दूसरे मीडियम का परमिटिविटी ऊपर लिखा था, है ना, न्यूमरेटर में। अभी डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फोर्स में मतलब अभी जो डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ वैक्यूम न्यूमरेटर में रहेगा एंड फोर्स ऑफ मीडियम डिनोमिनेटर में रहेगा। ऐसा क्यों बताती हूँ, देखो। नेक्स्ट डेफिनेशन और करके लिखो इसका। इट इज द रेशियो ऑफ force between the charges when placed in vacuum with some distance। कुछ डिस्टेंस पे हमने दो चार्जेस रखे, placed in a vacuum with some distance to the, पहले वैक्यूम आएगा देखो, और डिवाइड बाय क्या आएगा, टू द डिस्टेंस, सम डिस्टेंस टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस when placed in a मीडियम। मतलब क्या, देखो यहाँ भी इसको प्रूफ में करके देती हूँ आपको। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स ऑफ वैक्यूम का फोर्स ऊपर आना चाहिए, डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम। कैसे, देखो इसका प्रूफ अभी हम लोग देखते हैं। ये भी फॉर्मूला चलेगा, वो भी फॉर्मूला चलेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब यहाँ पे कैसे, देखो पूछो कैसे प्रूफ। हमें पता है फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसका फोर्स है बच्चों, दिस इज द फोर्स ऑफ वैक्यूम। ये किसका फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑफ वैक्यूम। क्योंकि मैंने क्या लिया, देखो कैसे पता चला वैक्यूम का, क्योंकि मैंने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिया है। एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की या फिर वैक्यूम की। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑफ मीडियम। फोर्स ऑफ मीडियम क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा बच्चों, मीडियम है, तो यहाँ मैं क्या लेने वाली हूँ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम हम लोग लेंगे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करो तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2। अगर इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ ऑफ मीडियम, तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ये सब उसको पुट कर दो उसके अंदर, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को हमने क्या किया, वही देखो दो चार्जेस है मैंने फ्री स्पेस में रखे, दोनों को सेम डिस्टेंस से उठा के मैंने दूसरे मीडियम में मतलब वाटर में रख दिया। तो यहाँ पे जो फोर्स है वहाँ का फोर्स तो अलग अलग रहेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर मीडियम आ गया, उसकी वजह से फोर्स तो चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा। वैल्यू दोनों चार्जेस की सेम है, आर दोनों चार्जेस का सेम है, लेकिन उसके अंदर जो फोर्स है वो चेंज हो गया, क्योंकि परमिटिविटी चेंज हो गई उसकी वजह से। तो अभी मैंने क्या किया, दोनों को उठा के रखा, तो दोनों का हमें रेशियो लेना है और कितने प्रोपोर्शन में चेंज हुआ वो हमें निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ 4π कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, बस एप्सिलॉन नॉट बचता है। तो क्या होगा, एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 1/एप्सिलॉन। इसका मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, राइट। अब देखो एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, एप्सिलॉन ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे है, यही क्या है आपका रिलेटिव परमिटिविटी फॉर्मूला। देख लो यहाँ पे, देखो
एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन आर, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसीलिए हम लोग एप्सिलॉन आर को दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय, उल्टा है, फोर्स के अंदर उल्टा है, एफ ऑफ मीडियम, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी ऊपर है एंड वैक्यूम की नीचे है, लेकिन यहाँ फोर्स ऊपर है, फोर्स ऑफ वैक्यूम ऊपर है, फोर्स ऑफ मीडियम नीचे है। तो बच्चों ऐसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके अब देखो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब हमें यहाँ पे परमिटिविटी कैसे चेंज हो रही है वो हमें दिखाना है ना। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, आपके बुक में टेक्स्ट बुक का जो सीक्वेंस है ना बच्चों, उसी सीक्वेंस से मैं पढ़ा रही हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80, देन डिराइव द रिलेशन बिटवीन एफ ऑफ वाटर एंड एफ ऑफ वैक्यूम, दैट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम 80। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है ये भी हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, यही हमारा कंक्लूजन रहेगा। उसके लिए मुझे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ। फोर्स कितना होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये किसके लिए, वैक्यूम के लिए। एंड एफ ऑफ वाटर अभी दिया है तो मैं यहाँ एफ ऑफ वाटर लूंगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर आएगा जो उन्होंने दे के रखा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका एप्सिलॉन दिया है क्या, एप्सिलॉन R दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी दी है। सो गिवन, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन कितना है, क्या दिया है, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 80, है ना। तो इन दोनों का रेशियो हम लोग लेंगे। वी नो दैट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ ऑफ वाटर, क्योंकि मीडियम कौन सा है यहाँ पे, मीडियम की जगह पे हम लोग यहाँ वाटर लिखेंगे, वाटर हमें यहाँ पे गिवन मीडियम है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एफ ऑफ वाटर को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, एप्सिलॉन R को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ वाटर इज इक्वल टू एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन R। तो यहाँ एफ ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखो एफ ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का जो फोर्स है उस फोर्स के 1/18 टाइम, 80 नीचे है बच्चों, 80 अगर डिवाइड बाय है इसका मतलब फोर्स डिक्रीज हो रहा है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होता तो इंक्रीज होता, बट ये डिवाइड है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ वाटर, वाटर के अंदर जो फोर्स है वो 1/18 टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट force between the charges decreases in water with 1 divided by 18th times। 1 divided by 18th टाइम से 4 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 18th टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम, है ना। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन निकलता है फोर्स ऑफ मीडियम, जैसे कि यहाँ पे एप्सिलॉन R से वो डिक्रीज होता है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस विद द रिलेटिव परमिटिविटी बाय फोर्स ऑफ वैक्यूम। फोर्स ऑफ मीडियम
डिक्रीजेस फोर्स ऑफ चार्जेस इन मीडियम, ऐसे लिखो बच्चों, फोर्स ऑफ चार्जेस इन मीडियम decreases with relative permittivity of the charges of the medium, relative permittivity of the medium with force of vacuum। आया समझ में? ऐसे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद देखते हैं अभी इससे रिलेटेड और एक डेफिनेशन, जैसे कि यूनिट चार्ज क्या होता है। अब देखो यूनिट चार्ज मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू 1 कूलम कब आएगा, देखो मैं आपको पहले ना इसका फॉर्मूले के ऊपर से वैल्यू कितना आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। कैसे, देखो फोर्स कितना होता है बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है ये तो हमें पता है, F इज इक्वल टू कितना है 9 × 10⁹, ओके, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ, इन सबको है ना इधर शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे चार्ज के यूनिट को डिफाइन करना है। तो मैं चार्ज एक साइड में रखती हूँ, बाकी सभी टर्म्स को दूसरे साइड में शिफ्ट करती हूँ। तो कितना आएगा देखो, Q1 Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये फोर्स एज इट इज रखो, R स्क्वायर इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, वो डिवाइड टर्म अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करते तो वो मल्टीप्लाई होती है। एंड ये 9 × 10⁹ यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इस साइड आके वो डिवाइड होगा 9 × 10⁹। तो बच्चों ठीक से ध्यान देना है, देखो ये जो वैल्यू है ये मुझे कितनी चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर मैं R इज इक्वल टू 1 पुट कर देती हूँ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस में 1 पुट कर देती हूँ, F को अगर मैं 9 × 10⁹ पुट करती हूँ, 9 × 10⁹ पुट करती हूँ, तो मुझे वैल्यू 1 मिलती है, देखो। और ये सेम चार्जेस है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हम Q पुट करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, देखो यहाँ पे क्या मिलता है, Q स्क्वायर होगा ये, Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मैंने पुट किया 9 × 10⁹ इंटू 1 स्क्वायर, R कितना है 1, डिवाइड बाई 9 × 10⁹। मतलब ये देखो ये सब वैल्यू यहाँ कैंसिल हो गई और मुझे क्या मिला, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब Q इज इक्वल टू मिला 1 कूलम। अंडरस्टैंड? तो 1 कूलम मतलब क्या बच्चों, 1 कूलम, एक मिनट इसका स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, 1 कूलम, देखो तो 1 कूलम मतलब क्या, यूनिट चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट चार्ज। तो देखो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करना है, यूनिट चार्ज मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ चार्ज which is placed at a distance 1 meter from the same charge, placed at a distance 1 meter from the same charge, and force between them is what, 9 × 10⁹ Newton, then the charge is said to be unit charge। समझ में आया सबको? यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन करना है, देखो मैं डेफिनेशन लिख के देती हूँ। यूनिट चार्ज की डेफिनेशन क्या आएगी, द अमाउंट ऑफ चार्ज which is placed at a distance 1 meter from the charge
विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, लेकिन विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम वैल्यू का चार्ज जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है और दोनों के बीच में फोर्स कितना है, सेम मैग्नीट्यूड, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज 9 × 10⁹ न्यूटन। इतना फोर्स होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, तभी हम चार्ज को क्या बोल सकते हैं, 1 कूलम बोल सकते हैं। आया समझ में सबको? वेरी सिंपल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ना अलग अलग कन्वर्जन्स में आपको बता देती हूँ, मतलब इसको हम अलग अलग यूनिट में कैसे लिख सकते हैं। देखो ये देखो ऑर्डर कन्वर्जन्स। तो चार्ज को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, चार्ज को हम लोग 1 नैनो कूलम ऐसे लिख सकते हैं, नैनो कूलम। आपको याद है बच्चों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में डेसी सेंटी मिली का एक स्टोरी बताया है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रीफिक्सेस पढ़ाए थे मैंने, और प्रीफिक्सेस का मैंने एक बहुत ही अच्छा स्टोरी बताया, छोटे बच्चों का स्टोरी, वो देखो, उसमें मैंने नैनो कूलम की वैल्यू बताई है ना। उसके बाद 1 नैनो कूलम कितना होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ कूलम होता है। नैनो की वैल्यू होती है -9, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। या फिर चार्ज को हम लोग, छोटा होता है ना, उसकी वजह से माइक्रो रीडिंग्स में ही लिखते, लोअर प्रीफिक्सेस के फॉर्म में ही इसको लिखा जाता है। उसके बाद 1 माइक्रो कूलम भी कभी कभी हम लिखते हैं, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को हम कैसे लिखेंगे, 1 माइक्रो कूलम ऐसे दिया रहेगा आपको एग्जाम्स में, एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल भी मैं अभी लेने वाली हूँ। 1 × 10⁻⁶ कूलम, माइक्रो की वैल्यू होती है -6। या फिर इसको और अलग तरीके से लिखा जाता है, पिको कूलम। तो पिको कूलम की वैल्यू होती है 1 p × c लिखा जाता है। पिको की वैल्यू होती है -12, तो इट इज़ 1 × 10⁻12 कूलम। तो इसके अलग अलग ऐसे यूनिट्स भी आते हैं बच्चों, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके अब बात करते हैं कुछ उसके क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका और भी नॉलेज अच्छा होगा, देखो और अच्छे से आपको क्लियर होगा बच्चों। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आप लॉग टेबल लेके बैठे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, तो लॉग टेबल का यूज़ करके हमें निकालना होगा। मैं बताऊँगी आपको कैसे निकालना है, लॉग टेबल का यूज़ करके स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कूलम्स फोर्स का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। What is the force between two small charge spheres having charges of 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम। दो चार्जेस दिए हैं गिवन। हमेशा कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो गिवन लिखा करो, गिवन से हमें कंक्लूड हो जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि अभी देखो, अभी यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, हमें पता है, इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें न्यूमेरिकल लेना है, लेकिन एग्जाम में तो सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले साथ में यूज करने हैं, तो सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको कंक्लूड करते आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में फॉर्मूले के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ Q1 कितना है, Q1 इज इक्वल टू है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। बस रेगुलर पढ़ाई करो स्टूडेंट्स, हो जाएगा। एंड प्लेस एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो R कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो R इज इक्वल टू होगा 30 × 10⁻² मीटर होगा। सेंटी की वैल्यू होती है -2। बच्चों प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लर्न करते चलो। तो हमें निकालना क्या है, फोर्स बिटवीन देम, मतलब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखो सभी वैल्यूज पुट कर दो। F इज इक्वल टू फोर्स कितना है, 9 × 10⁹, सॉरी ये वैल्यू 9 × 10⁹, अभी मैंने बताया था आपको। Q1 कितना दिया है, 2 × 10⁻⁷, इंटू Q2 कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷, डिवाइड बाय R² करना है बच्चों।
तो 30 इंटू 10⁻²² होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे देखो। अभी इसको सॉल्व करने के लिए है ना, हम क्या करते हैं 30 का स्क्वायर, एक मिनट मैं क्या करती हूँ देखो ज़रा, f इज इक्वल टू 9 इंटू 2, 3 2 6 कर लो इसको, 9 इंटू 6, थोड़ी देर के लिए 9 रहने दो साइड में, हाँ, इंटू 10⁻⁹, ये सभी टर्म्स को एक जगह ले लो, 9 -7 बनेगा -14, 9 -14, तो ये -5 बनेगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ देखो 30 इंटू 30 लिखो, 30 इंटू 30 इंटू 10⁻² मतलब कितना बनेगा -4 बनेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं देखो, f इज इक्वल टू 30 इंटू 30 कितना होगा 900 है ना, तो 9 इंटू 6 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 900, ये 10⁻4 ऊपर जाके क्या बनेगा +4 बनेगा। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इंटू 10⁻1 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻2 कर लो इसको, इससे क्या होगा ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा है ना, और 10⁻2 ऊपर शिफ्ट होगा, तो f इज इक्वल टू कितना बनेगा 6 इंटू 10⁻1, ये ऊपर आने के बाद बनेगा -2, और f इज इक्वल टू होगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। लॉग टेबल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेट मी चेक द आंसर, येस इट इज़ करेक्ट। यहाँ पे लॉग टेबल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत स्लोली लिया है और मैंने बेसिक से बताया आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशंस में, इसलिए कैलकुलेशंस थोड़ा डेप्थ में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो हर एक न्यूमेरिकल को, एंड देन उसको सॉल्व करो, बहुत ईजीली आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो बच्चों चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, 1-2 क्वेश्चंस में इसके ऊपर लेती हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस होगा और आप खुद भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते चलो। अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन देखो क्या, इसके लिए तो मैं बोलूँगी आपको लॉग टेबल लो, क्योंकि लॉग टेबल के सिवाय ये नहीं आ सकता। यहाँ पे मैं लॉग टेबल लेके आई हूँ, मैं लॉग टेबल बताती हूँ आज आपको। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, A charge plus Q exerts a force of magnitude -0.2 न्यूटन। मतलब देखो चार्ज दिया है, उसका फोर्स दिया है, तो पहले तो हम लोग इसका फोर्स लिख लेंगे। F कितना दिया है यहाँ पे -0.2 न्यूटन, ओके। ऑन अनदर चार्ज -2Q, एक मिनट, पहला Q1 कितना दिया है देखो +Q दिया है, एंड दूसरा चार्ज Q2 कितना दिया है -2Q दिया है, -2Q, यस। इफ दे आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब R कितना देके रखा है 25 सेंटीमीटर, मतलब R इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻² मीटर होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q, यहाँ पे हमें Q की वैल्यू निकालनी है, F देके रखा है उन्होंने एंड हमें Q की वैल्यू, इसलिए मैं बोली कि स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला कौन सा है हमारा F का, कूलम्ब्स फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी वैल्यूज पुट कर दो, चलो सब वैल्यूज पुट करते हैं। -0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 दिया है Q इंटू -2Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, मतलब कितना 25 का स्क्वायर में 25 इंटू 25 कर लेती हूँ, एंड 10⁻² का स्क्वायर सेपरेट से लिख लेते, चलेगा। 25 इंटू 25 कर लिया 2 बार, ओके। आप देखो माइनस, हाँ ये माइनस एंड ये माइनस प्लस बन गया, इसको हटा दो, अच्छा हुआ, माइनस माइनस प्लस बन गया, 0.2 करो, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ की एज इट इज इंटू ये 2 अभी बाहर आ गया, Q इंटू Q बनेगा Q का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है 25, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, कट छट हो सकता है कि देखते हैं, 10⁻⁻4। अब मैं क्या करती हूँ, इन सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट करती हूँ क्योंकि Q स्क्वायर निकालना है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या बनेगा, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये 0.2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, और ये ऊपर की टर्म्स जो है वो इस साइड आके डिवाइड होगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 2, ओके। अब देखो बच्चों ये 2 एंड ये 0.2 कैंसिल होता है,
दैट इज 0.1 बनेगा। 0.1 को हम लोग 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, तो ये 10⁻⁻1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 10 की पावर में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 से इसको डिवाइड हो सकता है, 9 2 ज़ा 18, 18 25 - 18 7, 9 7 ज़ा है ना 63, ओके 9 7 ज़ा 63। और क्या हो सकता है 2.7, दैट्स इट, रहने दो। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना होगा, ये 2.7 इंटू 25 होगा, एंड ये 2.7 इंटू 25, इसको मैं क्या करती हूँ 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये -4, 0.1 को हम -1 लिखेंगे, 10⁻⁻1, ये नीचे का +9 ऊपर जाके क्या बनेगा -9 बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यू स्क्वायर इंटू 2.7 इंटू 25 कितना आता है स्टूडेंट्स, चेक करो ज़रा। ये आता है -14, 69.44 आता है क्या, एक बार चेक करो। 69.44 इंटू 10⁻, ये बनेगा -14, ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, -14, ओके। 2.7 इंटू 25, आई थिंक 67.5, 67.5 आता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखो। अब देखो यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट लेना है, इसलिए मैं बोली आपको लॉग टेबल लेके बैठो। अभी स्क्वायर रूट लेना है तो हम क्या करेंगे, q इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग। ये -14 है, एज इट इज रहने दो। 67.5 इंटू 10⁻⁻14। अब देखो लॉग टेबल निकालो सब लोग, लॉग टेबल निकालो। वैसे तो देखो थोड़ी बहुत आइडिया आ जाती है। अभी 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, तो यहाँ पे 8 के नियर अबाउट हमें आंसर मिलना चाहिए 67 का, क्योंकि 64 नियर 8 के नियर ही आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट का लॉग टेबल जो है आपके पास होगा, ये लॉग टेबल लो। लॉग टेबल के अंदर जो स्क्वायर रूट का टेबल है ना, वहां पे जाना है। मैं बता देती हूँ, देखो मेरे साथ साथ आप लोग भी करो ताकि आपको आएगा। स्क्वायर, बहुत सारे बच्चों को लॉग का बहुत प्रॉब्लम होता है। स्क्वायर रूट के 2 कॉलम से बच्चों, अगर आपके पास लॉग टेबल होगा तो एक 1 to 10 का एक है, और दूसरा टेबल जो है वो 10 to 100 का है। चेक करो सब लोग 10 to 100 के टेबल में, क्योंकि हमें किसका देखना है 67 का, तो 67 कहाँ पे रहेगा, 10 to 100 के टेबल में रहेगा। तो 67 के टेबल पे जाओ, देखो सबसे पहला कॉलम जो है, पहले कॉलम में 67 हमें ढूंढना है। तो 67 के आगे 5 कॉलम्स में 5 नंबर का जो कॉलम है उसके नीचे आओ। 67 के आगे 5 में देखना है 8.216, ये आंसर मिलता है कितना, Q इज इक्वल टू 8.216 इंटू, ये 10 की पावर है, 10 की पावर को हम लोग लिखेंगे -14 डिवाइड बाई 2, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, a, मान लो स्क्वायर रूट के अंदर a है तो a को हम लोग 1/2 ऐसे भी लिखते हैं, तो मैंने 1/2 ही किया यहाँ पे, -14/2, तो ये कितना बनेगा 2 7 ज़ा, मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा, देखो हमें आंसर मिलेगा Q इज इक्वल टू 8.216 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आपके बुक में उन्होंने 8.3 दिया है, नियरली इक्वल टू, मतलब स्टार वाला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का सवाल था। 8.3 उन्होंने दिया है, तो नियरली इक्वल टू उतना आंसर हमें मिल रहा है। 8.3 इंटू 10⁻⁻7 दिया है ना, तो नियरली इक्वल टू उतना आंसर हमें मिल रहा है। इसको ही उन्होंने माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करके दिया है। तो देखो अगर आपको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो की वैल्यू -6 होती है, तो मैं चार्ज पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगी, तो यहाँ 1 से ये -7 से -6 बन जाएगा, मतलब कितना होगा, Q इज इक्वल टू 0.83 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसी को हम माइक्रो कूलम लिखेंगे, तो Q इज इक्वल टू 0.83 माइक्रो कूलम, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं और एक एग्जाम्पल इसका लेना चाहती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके बच्चों, जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना, जितना ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसी से रिलेटेड और एक सवाल है, बट यहाँ पे है ना उन्होंने क्या, हाँ टोटल चार्ज ही पूछा है। यस, टोटल चार्ज ही पूछा है। देखो कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। क्या दिया है देखो, 2 स्मॉल स्पीयर्स 18 सेंटीमीटर गिवन अपार्ट, 18 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब आर दिया है कितना, 18 इंटू 10⁻² मीटर सेंटी की वैल्यू, have equal negative charges and repel each other, have equal negative charges, equal negative charge है तो Q1 is equal to Q2 is equal to मैं Q लेती हूँ, ओके, and repel each other, माइनस चार्ज है तो माइनस बाद में दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, with the force of 6 into 10⁻8, 6 into 10⁻8 न्यूटन, ओके। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्पीयर्स, मतलब आपको क्या निकालना है, Q। टोटल चार्ज कैसे आएगा, Q1 प्लस Q2 आएगा ना, दोनों को ऐड करेंगे ना हम लोग, तो Q1 प्लस Q2 मतलब कितना आएगा ये टोटल चार्ज, एक मिनट है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दैट मीन्स Q प्लस Q इज इक्वल टू 2Q, क्योंकि आगे कैलकुलेशन भी करना है, मतलब हमें Q ही निकालना है, बस अभी ये 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी रहेगा, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीके से देखो क्या करना है, F का फॉर्मूला यूज करो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, वापिस सभी वैल्यूज पुट कर दो, F की वैल्यू कितनी दी है 6 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, Q स्क्वायर बनेगा, देखो Q इंटू Q किया मैंने तो Q स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय R कितना दिया है 18 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर, ओके। इसको अभी वापिस सेम प्रोसेस फॉलो करना है, Q स्क्वायर फाइंड करना है, Q स्क्वायर एज इट इज रखो, बाकी सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा देखो, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻8, ये इस साइड आने के बाद मल्टीप्लाई होगा 18 इंटू 10⁻² का स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁹, ओके। अब देखो ये जो 18 है, 18 का स्क्वायर है, मैं इसको 18 इंटू 18 कर लेती हूँ, 6 इंटू 10⁻8 इंटू 18 को मैं लिखती हूँ 18 इंटू 18 इंटू -2 का स्क्वायर मतलब ये -4 बनेगा, डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁹। समझ में आया सबको क्या कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब देखो ये बनेगा 9 2 ज़ा 18, ओके, तो ये कितना होता है Q स्क्वायर 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 18 इंटू 10⁻, ये -8 इंटू ये कितना होगा, सॉरी -4, या एक ही जगह पे ऐड कर लेते हैं, 10⁻8 -4, ये +9 ऊपर जाने के बाद बनेगा -9, तो कितना होगा ये 8 -4, ये इसको मल्टीप्लाई करो, ये आता है 216, और ये बनता है 21 राइट। हाँ अभी देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमें करना है, क्या करना है देखो, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना ये ऑड है, तो स्क्वायर रूट में ऑड नंबर को डिवाइड बाय 2 किया तो वो फ्रैक्शन आएगा, तो बेटर रहेगा इसको इवन कर लेते हैं, या तो चाहे आप इसको 22 कर दो या 20 कर दो, 20 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट हमें शिफ्ट करना होगा, 3 डिजिट तक हम लोग लॉग देख सकते हैं। तो क्या बनेगा देखो, Q स्क्वायर मैंने यहाँ से एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 21.6 बनेगा, एक लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये कितना बनेगा 10⁻20 बनेगा, ठीक है। तो ये 10⁻20 है, इसका मतलब अभी इसको स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 21.6 इंटू 10⁻20, सेम अभी हमें वैल्यू देखनी है स्क्वायर रूट के अंदर 10 to 20 के टेबल में ही देखो, 21 का कहाँ पे देखोगे, 21 का 6 में देखना है, 21 का 6 में है 4.648, जिसको लॉग टेबल नहीं आता, लॉग टेबल के वीडियोस अवेलेबल है, उसको आप चेक कर सकते हो, 4.648, तो यहाँ पे कितना आएगा Q 4.648 इंटू ये -20 डिवाइड बाय क्या होगा 2, तो कितना बनेगा देखो
दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू बनेगा 4.648 इंटू 10⁻⁻10। ओके, ये हमें मिलता है चार्ज। लेट मी चेक द आंसर। यस, इट इज करेक्ट स्टूडेंट, कूलम। ओके, बट ये कौन सा है? निगेटिव चार्जेस उन्होंने बोला है। क्या है? निगेटिव चार्ज, तो इसको मैं माइनस साइन दूंगी। तो Q इज इक्वल टू माइनस 4.648 इंटू 10⁻10 कूलम। बट हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2 इंटू क्यू। तो टोटल चार्ज, ये जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 4.648 इंटू 10⁻10 मतलब होगा ये 16, 8 टू ज़ा 16, कैरी 1, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9, 6 टू ज़ा 12, कैरी 1, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9.296 इंटू 10⁻10 कूलोम। ये मुझे मिलता है टोटल चार्ज। ये मेरा फाइनल आंसर है। लेट मी चेक द आंसर। यस, इसको माइनस साइन दे दो बस, इतना, क्योंकि ये -4 पॉइंट है ना, तो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है ना। इसको भी स्टार लगाना है क्योंकि ये भी हमारे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करवाया। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ बच्चों। उसके बाद देखो और ही एक ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जहाँ पे डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा अलग है। एनसीईआरटी का सवाल है ये। तो ये देखो क्या है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है पहले, उसके बाद सॉल्व करना है। देखो, the electrostatic force on a small sphere of charges 0.4 microcoulomb due to another charge minus 0.8 microcoulomb is 0.2 न्यूटन। ओके, ये एक्चुअली मैंने बाद में ऐड किया ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मुझे। आर निकालने के लिए बोला है और फोर्स पूछा है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैंने बाद में इसको ऐड किया। तो यहाँ पे देखो पहले गिवन लिख लो। Q1 कितना दिया है? 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब कितना आएगा ये? 0.4 इंटू 10⁻6 कूलम आएगा। भूख लगी बोर्ड को, है ना। एंड Q2 कितना है? Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -0.8 इंटू 10⁻6 कूलम आएगा ये। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर्स, मतलब हमें यहाँ R निकालना है। फोर्स दिया है, सॉरी फोर्स भी दिया है कितना? 0.2 न्यूटन, है ना। एक काम करती हूँ बच्चों, ये बहुत ही वर्ड्स खा रहा है ना, रुको इसको मैं गिवन पहले लिख लेती हूँ, कैलकुलेशन दूसरी स्लाइड पे करूँगी क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड लेने के बाद वहाँ पे ऐसे नहीं होगा। और हमें निकालना है फर्स्ट क्या निकालना है? आर कितना है और दोनों के अंदर फोर्स, दूसरा चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स कितना रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला तो यहाँ पे सेम आएगा, बस आर को रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ। F इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर चाहिए ना आपको, R को एक्सचेंज कर दो। R में इधर शिफ्ट करती हूँ, F में इधर शिफ्ट करती हूँ, तो R स्क्वायर कितना बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। F को शिफ्ट किया, R को शिफ्ट किया, इंटरचेंज किया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना दिया है? 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 कितना दिया है? 0.8। मैग्नीट्यूड थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, इंटू 10⁻6, मतलब ये डायरेक्ट, सॉरी वैल्यू, इसका साइन निगेटिव साइन थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। और F कितना दिया है? 0.2। तो बच्चों ये कितना बनेगा? देखो 0.2 2 जा क्या बनेगा? 4 बनेगा। 0.2 इंटू 2 किया तो 0.4, 0.2 इंटू 0.2 नहीं करना है, 0.2 इंटू 2 किया तो 0.4 बनेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। R स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना आता है? 9 2 जा 18 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 -6 अब अगर इसको मैं ऐड करती हूँ -6 -12, मतलब 9 - 12 बनेगा -3। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है आई थिंक ये 14.4 आएगा, है ना। 14.4 इंटू 10⁻3। तो इसको अगर मैंने एक काम किया तो पॉइंट शिफ्ट कर लेती हूँ। R स्क्वायर इज इक्वल टू हम ऐसे करते देखो
144 इंटू 10⁻⁴, मैंने पॉइंट राइट में शिफ्ट किया तो -1 होगा, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो +1, तो -1 होगा क्योंकि राइट में शिफ्ट किया। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू 10⁻⁴। बच्चों 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू -4 डिवाइड बाई 2 मतलब -2 आएगा। तो r की वैल्यू मुझे मिलती है 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। लेट मी चेक द आंसर, यस इट इज करेक्ट, डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। और ये तो पहला हो गया, पहला उन्होंने डिस्टेंस पूछा था। सेकेंड देखो क्या पूछा है उन्होंने, फोर्स पूछा है। तो बच्चों सेम फोर्स एक्ट होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं ना दो चार्जेस के ऊपर, तो सेम फोर्स एक्ट होगा। मतलब यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड का आंसर, सेम फोर्स एक्टिंग ऑन, same force acting on the second sphere, acting on the second sphere, same force act होगा second sphere के ऊपर, but having कौन सा नेचर होगा, सेम चार्जेस है ना, स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्जेस 0.4 इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यस तो ये दोनों का अपोजिट नेचर है, मतलब अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। हैविंग अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो बच्चों ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। बस एक सॉल्व करना था, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लगा, ये एनसीईआरटी का सवाल था ये, एक मिनट, एनसीईआरटी, ओके चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ना न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो चलो, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर कूलम्ब्स फोर्स के ऊपर। अभी तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, इसका वेक्टर फॉर्म बाकी है, उसके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाकी है, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, वो भी मैं लेने वाली हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।